एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से चल ही रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th म्यूजिक यानी कि संगीत के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को म्यूजिक का काफी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी करवा दिए थे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो है वो बहुत ही कम करवाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूजिक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं और उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का संक्षिप्त में परिचय दे, या फिर यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि राग भैरव क्या है उसके बारे में लिखे। तो राग भैरव का जो ठाट है वो राग भैरव जो है इसका ठाट भैरव ही है। ये याद रखिएगा कि राग भैरव का जो ठाट है ना वो भैरव ही है। और इसमें विकृत स्वर क्या है, राग भैरव में जो विकृत स्वर है वो र है एवं ध है और वर्जित स्वर इसमें कोई भी नहीं है। राग भैरव में जो वर्जित स्वर है वो कोई भी नहीं है, एक भी वर्जित स्वर राग भैरव में नहीं है। और इसका जो जाति है ये संपूर्ण जाति का है राग भैरव। और इसका वादी स्वर क्या है तो ध है और इसका संवादी स्वर राग भैरव का संवादी स्वर जो है र है। और इसका गायन और वादन का समय, राग भैरव को कब गाया जाता है तो प्रातः काल में राग भैरव का गाने का समय है। और इसमें सम प्रकृति राग जो है कलिंगड़ा है। देखिए क्या होता है कि हिस्ट्री में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और कहानी की तरह याद कर लेते हैं। म्यूजिक में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जैसे तानसेन के बारे में होगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन इसको आप लोग को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसलिए सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिल ही जाएगा। आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल ही जाएगा, उसको वहां पे आप लोग बार बार इसका रिवीजन करते रहिएगा। समझ गए ना। बस यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि राग भैरव क्या है। तो राग भैरव का समझ गए कि राग भैरव का ठाट भैरव ही है, विकृत स्वर र एवं ध है, इसमें वर्जित स्वर कोई नहीं है। इसका जो जाति है राग भैरव का वो संपूर्ण जाति का है, वादी स्वर इसका ध है, संवादी स्वर इसका र है और इसको गाने का समय वो प्रातः काल का है। इसमें सम प्रकृति राग है वो कलिंगड़ा है और इसे संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। याद रखिएगा संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं तो भैरव राग को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। राग भैरव को प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 7 बजे के अंदर ही गाया बजाया जाता है। यह राग अत्यंत गंभीर प्रकृति का राग होता है, इसलिए इसमें ठुमरी और दादरा नहीं गाया जाता है। याद रखिएगा राग भैरव जो होता है यह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का राग होता है और इसमें जो है ठुमरी और दादरा नहीं गाया जाता है। अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर फिक्स हो गए। अगर आप लोग कहिएगा कहीं सर ये क्वेश्चन नहीं आया हमारे बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर क्वेश्चन कैसे फिक्स हो गया, तो अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5-6 बन ही जाएंगे। फिक्स है कि इसी से 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। और ये याद कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पूछा ही जाएगा। अगर नहीं भी पूछा जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में ये क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर नहीं भी पूछा जाएगा ना और इतना याद रखते हैं ना तो फिर भी आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जो देख रहे हैं जैसे संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं या राग भैरव की प्रकृति किस तरह से, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। या फिर पूछा जा सकता है कि राग भैरव का ठाट क्या है, विकृत स्वर क्या है, इस सब को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। समझ गए ना। इस सब को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा तो आपके 5 नंबर फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं याद रखते हैं कहीं क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसा भी हो सकता है कि क्यों याद करें, ऐसा नहीं है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पूछा ही जाएगा, अगर नहीं भी पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये फिक्स है, पूछा जाएगा, जिससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार का आरोह एवं अवरोह लिखे। राग केदार जो है इसका आरोह और अवरोह बताना है। तो गायन या वादक गाते समय या फिर बजाते समय एक स्वर पर बहुत देर तक नहीं ठहरते हैं, वरन सदा ऊपर नीचे आता जाता रहता है। इसी को संगीत में आरोह और अवरोह कहते हैं। देखिए आरोह और अवरोह किसे कहते हैं तो जो गायक होते हैं या वादक होते हैं, जो सिंगर होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो सिंगर होते हैं वो लय पर एक ही समय में नहीं रहते हैं। जैसे उनका लय क्या होता है तो कभी कभी लय उनका एकदम ऊपर के सा ऐसे करके ऊपर तक जाता है, कभी सा ऐसे करके नीचे तक आता है। तो उनका जो लय ऊपर और नीचे होता रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आरोह और अवरोह कहते हैं। यानी कि जो सिंगर होता है गायन वादन करते रहता है, गाते बजाते रहता है जो सिंगर, उस समय उसका लय क्या होता है ऊपर तक जाता है, कभी कभी नीचे तक आता है। उनका जो लय आता है ऐसे करके सुर में लेते हुए ऊपर तक चला जाता है और सुर में कभी लेते लेते हुए नीचे तक आ जाता है। इसी को हम लोग आरोह और अवरोह कहते हैं। स्वर का जो चढ़ते हुए क्रम होता है यानी कि स्वर को जो ऊपर तक ले जाते हैं, जैसे कि स्वर को हम जैसे लगाते हैं और उसको नीचे से शुरू करते हैं, धीरे से शुरू करते हैं और जोर से बोलते हुए थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम आरोह कहते हैं। याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको आरोह कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा, उसको हम लोग आरोह कहते हैं। इस तरह से ये कलर कर दी, इसे याद रहेगा। आरोह कहते हैं स्वरों के चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह करते हैं और स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं तो स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं। अब स्वर जैसे ऊपर चढ़ गया, जैसे अब धीरे से शुरू किया और ऊपर तक ले गया, और ऊपर से जो धीरे धीरे करके नीचे तक आएगा, आवाज जो धीरे हो जाएगा जो गाने बजाने के समय, उसी को हम लोग क्या कहेंगे तो अवरोह कहेंगे। याद रखिएगा राग केदार में आरोह और अवरोह क्या होता है तो यही होता है। स्वरों के चढ़ते क्रम को हम लोग आरोह करते हैं और स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं।
राग केदार जो है इसका गाने का समय कब है? तो राग केदार को रात्रि का दूसरा पहर में गाया बजाया जाता है। राग केदार का ठाट जो है कल्याण ठाट का है, वादी स्वर इसमें म है और उसका संवादी स्वर भी सा है। इसकी जाति जो है अंडव शंडव जाती है। अगर इतना आप लोग याद रखते हैं इससे भी आप लोग के 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। जितना क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं सब क्वेश्चन को आज कर लेते, पूरा वीडियो देख लेते तो आपके 20 से 25 नंबर म्यूजिक में ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे। 5 नंबर पहला क्वेश्चन बता दिए किस तरह से होंगे। अब इसमें पूछेगा किस तरह से होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर में क्या पूछा जाएगा? तो उसमें सिर्फ ये रहेगा कि आरोह के बारे में, आरोह किसे कहते हैं ये लिखना रहेगा, या फिर क्वेश्चन रहेगा कि अवरोह किसे कहते हैं। 2 नंबर का ये हो गया। उसके बाद आपको हम बताए 5 नंबर और 2 से 3 नंबर का आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि राग केदार का गाने का समय क्या है, या फिर राग केदार का ठाट क्या है, वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, या जाति क्या है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए, सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आए, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में आए, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आए, लेकिन 5 नंबर आपके फिक्स है। पहला क्वेश्चन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए और 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ये भी बता दें 5 नंबर अगर नहीं पूछा जाएगा, ऐसा तो थोड़ी है कि हम क्वेश्चन तो बनाए नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वही सब क्वेश्चन को आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी पूछा जाएगा तो फिर भी आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं तो। और देखिए आप लोग के लिए जो पीडीएफ है वो तैयार कर दिए ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे जो है इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट, आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है इस 10 में से। आपका हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। इस 10 में से आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। वो 5 सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं और सिर्फ 25 रुपये में। 25 रुपये इसलिए ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। इसलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो 25 रुपये रखे हैं ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकेगा। और पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। जैसे आप लोग 5 सब्जेक्ट में अगर आप लोग म्यूजिक का लेते हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका म्यूजिक सब्जेक्ट तो होगा ही। अगर आप लोग म्यूजिक का पीडीएफ लेते हैं 5 सब्जेक्ट का मिलेगा और उसमें आपका एक सब्जेक्ट म्यूजिक है और म्यूजिक का आप लोग पीडीएफ लेते हैं तो उसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग इस 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इसी में से आपके बोर्ड में एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पीडीएफ से रहेंगे। सेम इसी तरह से आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 75। अगर इस 75 क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं तो जो 75 क्वेश्चन है इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम इसी तरह से आप लोग जैसे हिंदी का लेते हैं, हिंदी तो सबका होगा ही, तो हिंदी में आपको 650 क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन किस तरह से सेट किए, जैसे पहला चैप्टर शुरू किया और लास्ट के चैप्टर तक चैप्टर वाइज जो, जैसे पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर दिए ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो इस पीडीएफ के बाहर से आए। इसलिए 99% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पीडीएफ से रहेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप भी चाहें तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, इसीलिए इसका प्राइस जो है वो 25 रुपया ही रखे हैं। लेना किस तरह से, तो इस तरह से लेना। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर डालेगा आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में और नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 25 रुपये डाल देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो 5, आपको 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो वो बता दीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। और बता दिए कि 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव मिलेगा नहीं सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, सभी कुछ मिलेगा, चाहे आपका 10 में से कोई भी 5 सब्जेक्ट हो। 5 सब्जेक्ट इसमें से जो भी होगा आप लोग का उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। और 25 रुपये इसलिए ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताएं और दोनों क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं, ऊपर जो 2 क्वेश्चन बताएं तो आप लोगों के 10 नंबर पक्के हैं, चाहे किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, सब्जेक्टिव के माध्यम से या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के माध्यम से। लेकिन 10 नंबर अगर आपके पक्के हो जाएंगे वो दोनों क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तानसेन का अकबर के साथ संबंध था, उन्हें प्रसिद्धि किस रूप में मिली थी। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो देखे थे आप लोग वो क्वेश्चन रटने वाला क्वेश्चन था, यानी कि समझने वाला क्वेश्चन नहीं था, उसमें समझ गए थे, बस आपको याद करना पड़ा था। और ये क्वेश्चन क्या है, तानसेन का अकबर के साथ क्या संबंध था, ये आपको समझ लेना और आप लोग को याद रखना है और अपनी भाषा में अपनी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना है, लिखना है। तो तानसेन का अकबर के साथ क्या संबंध था, और तानसेन का संबंध अकबर के साथ दरबार से था। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबारी थे, नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, कौन? तो तानसेन। तानसेन जो थे विख्यात थे। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। 9 रत्न कौन कौन थे, तो 9 व्यक्ति का नाम ही नवरत्न था, यानी कि 9 व्यक्ति थे और वो 9 व्यक्ति जो थे वो अलग अलग क्षेत्र में अपने प्रसिद्ध थे। यानी कि कोई गाने बजाने में, जैसे तानसेन जो थे वो गाने बजाने में, संगीत के क्षेत्र में फेमस थे। जैसे अकबर जो बीरबल जो थे वो अपनी दिमाग के कारण, अपनी चतुराई के कारण फेमस थे। वैसे 9 अलग अलग व्यक्ति जो थे वो अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। इसी सभी
लोगों को मिलाकर अकबर के दरबार में नवरत्न थे और उनको कहा जाता था 9 व्यक्ति को मिलाकर एक शब्द में नवरत्न। और उन्हीं नवरत्न में से कौन एक थे? तो तानसेन भी थे। तो समझिए आप लोग कि तानसेन का अकबर के साथ क्या संबंध था? और तानसेन का संबंध अकबर के साथ दरबार से था। उसके दरबारी थे, तानसेन के जो थे वो अकबर के दरबारी थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न के रूप में कौन थे? तो तानसेन भी थे, जो कि तानसेन विख्यात थे, नवरत्न में से एक थे, तो वो एक विख्यात थे, फेमस थे। अब क्वेश्चन क्या था? 2 क्वेश्चन था, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। और दूसरा पॉइंट क्वेश्चन था उन्हें प्रसिद्धि किस रूप में मिली थी? तो पहला का तो आप लोग आंसर समझ गए, ये तानसेन का अकबर के साथ क्या संबंध था? तो अकबर के दरबारी थे, पहला पॉइंट समझ गए। अब उन्हें प्रसिद्धि यानी कि तानसेन को जो प्रसिद्धि मिली थी वह किस रूप में मिली थी, ये आपको बताना है। तो तानसेन ध्रुपद गायकी के लिए सर्वाधिक विख्यात थे। तो तानसेन जो थे ध्रुपद गायकी के लिए, किस गायकी के लिए? तो याद रखिएगा, तानसेन जो थे ध्रुपद गायकी के लिए सबसे ज्यादा विख्यात थे, फेमस थे। एक सर्वश्रेष्ठ ध्रुपद गायक के रूप में ही वो अकबर के दरबार में प्रतिष्ठित हुए थे। जैसे बीरबल क्या थे? अपने दिमाग के कारण, अपनी चतुराई के कारण अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक जगह बना पाए थे, फेमस हो पाए थे। वैसे ये तानसेन जो थे ध्रुपद गायकी के लिए ही अकबर के दरबार में प्रतिष्ठित हो पाए थे, सम्मानित हो पाए थे और अकबर के दरबार में अपना एक स्थान बना पाए थे। किसके लिए? तो तानसेन ध्रुपद गायकी के लिए ही। इसके अतिरिक्त उन्होंने कान्हरा, मियाँ तोड़ी, मियाँ सारंग, मियाँ मल्हार आदि कई रचनाओं की रचना की थी। याद रखिएगा, तानसेन जो थे उन्होंने बहुत सारी की रचना की थी, जैसे कि मियाँ सारंग की, मियाँ मल्हार की आदि कई रागों की रचना किसने की थी? तो तानसेन ने। इस क्वेश्चन से भी आपके 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। कैसे हो सकते हैं? वैसे तो 5 नंबर आपका में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो 5 नंबर भी आ सकता है, लेकिन अगर 5 नंबर एक क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाए फिर भी आपके 2 नंबर फिक्स हैं। किस तरह से? तो आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के तानसेन जो थे वो किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा, अकबर के दरबार में, सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि मियाँ सारंग, मियाँ मल्हार और मियाँ तोड़ी की रचना किसने किया, तीनों में से कुछ भी रहे, तो याद रखिएगा तानसेन ने किया। अगर ये 5 क्वेश्चन को आप लोग याद रखते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर, तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, समझ गए? तो 5 नंबर आपके फिक्स हो गए। अगर ये 5 नंबर में भी नहीं पूछा जाता है तो इस तरह से आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा कि तानसेन का अकबर के साथ क्या संबंध था, बस इतना ही पूछा जाएगा। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब इस तरह से आप लोग को बता रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा ही जाए। सभी क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मात्रा एवं ताल क्या है? मात्रा एवं ताल जो होता है वो क्या होता है? मात्रा वर्ड कई बार सुने होंगे, ताल वर्ड भी कई बार सुने होंगे, लेकिन ये मात्रा और ताल होता क्या है? तो संगीत में समय नापने का नाम ही मात्रा होता है। मात्रा समय के नाप की एक ऐसी इकाई है जिससे विभिन्न तालों का निर्माण होता है, अर्थात 16 मात्राओं के संचयन को 3 ताल या फिर तिलवाड़ा आदि कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे इतना समझना है कि मात्रा क्या होता है। पहले तो ये समझेंगे मात्रा और ताल होता है क्या, तो पहले समझते हैं कि मात्रा क्या होता है। तो संगीत में जो समय नापने का जो होता है ना, संगीत में जो हम समय नापते हैं उसी को हम लोग मात्रा कहते हैं। संगीत में समय नापते जो है उसी को हम लोग मात्रा कहते हैं। और मात्रा जो होता है समय नापने की एक ऐसी इकाई है जिससे विभिन्न तालों का निर्माण होता है। समय नापने की मात्रा जो है कि समय नापने की एक ऐसी इकाई है जिससे विभिन्न ताल, मतलब अलग अलग तरीके का जो ताल होता है उसका निर्माण होता है, वो बनता है। अर्थात 16 मात्राओं के संचयन को 3 ताल, तिलवाड़ा आदि है। इससे 16 मात्राओं के संचयन के 3 ताल, अथवा आदि बहुत सारे, समझ गए? तो मात्रा क्या कहते हैं, समझ गए? कि संगीत में समय नापने का जो होता है ना उसी को हम लोग मात्रा कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। और ताल क्या है ये भी बताना है, क्योंकि 5 नंबर में रहेगा। गायन, वादन तथा नृत्य के समय नापने के को ही मात्रा कहते हैं, तो समझ गए। तथा कई मात्राओं के अलग अलग संचयन को ताल कहते हैं। ये तो समझ गए कि गाने और बजाने के समय जो हम क्या करते हैं, समय को नापते हैं उसी को कहते हैं मात्रा। और क्या कहते हैं, ताल किसे कहते हैं? तो मात्राओं के अलग अलग संचयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ताल कहते हैं। याद रखिएगा, समय नापने को हम लोग मात्रा कहते हैं और मात्राओं के अलग अलग संचयन को ताल कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल वे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वादी या अंश स्वर और संवादी स्वर में अंतर बताइए। अंश स्वर को ही हम लोग वादी स्वर कहते हैं, तो वादी और संवादी स्वर में अंतर बताएं। समझिए, सिंपल सा याद रखिएगा, वादी को ही अंश स्वर कहते हैं, वादी और संवादी में अंतर बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो वादी और संवादी स्वर में अंतर क्या है? तो किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की एक प्रमुख या फिर प्रधान होता है जिसे हम वादी स्वर कहते हैं। इसे अंश स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन था कि वादी स्वर किसे कहते हैं, पहले तो ये बताएंगे। तो किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों का एक स्वर प्रमुख या प्रधान होता है। किसी भी राग में जो प्रयुक्त होने वाले स्वर होते हैं उस स्वरों का एक प्रमुख होता है या फिर कोई एक प्रधान होता है। याद रखिएगा, कोई भी जो राग होता है उसमें जो कोई भी प्रयुक्त स्वर जो होता है वो प्रयुक्त होता है, नहीं लगता है, उसमें जो कोई स्वर होता है वो प्रमुख होता है, सबसे मेन उसका रहता है, वो प्रधान उसका रहता है, और उसी को हम लोग वादी स्वर कहते हैं। और वादी स्वर को ही हम लोग अंश स्वर भी कहते हैं या फिर जीव स्वर भी कहते हैं। अब हम संवादी स्वर किसे कहते हैं? तो राग में लगने वाले सभी स्वरों में वादी स्वर को छोड़कर अन्य उपमुख स्वर होता है जिससे संवादी स्वर कहते हैं। यह वादी स्वर का अनुरूपक होता है, यानी कि राग
राग में लगने वाले सभी स्वरों के वादी स्वर को देखिए, राग में लगने वाले जितने भी स्वर होते हैं सिर्फ वादी स्वर को छोड़कर, सिंपल सा याद रखना है कि संवादी स्वर किसे कहते हैं, तो राग में लगने वाले जितने भी स्वर होते हैं उसे हम लोग संवादी स्वर कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वादी स्वर को छोड़ करके। वादी स्वर को छोड़ करके राग में लगने वाले जितने भी स्वर होते हैं उसी को हम लोग संवादी स्वर कहते हैं, और यह वादी स्वर का अनुरूपक भी होता है, याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुवादी या विवादी स्वर में अंतर बताएं। तो अनुवादी स्वर किसे कहते हैं और विवादी स्वर किसे कहते हैं। तो विवादी से तो पता चले कि विवाद करेगा, लेकिन अनुवादी स्वर क्या होता है, तो राग में वादी तथा संवादी स्वरों को छोड़कर लगने वाले अन्य सभी स्वर अनुवादी स्वर कहलाते हैं। जैसे राग भूपाली में सा ए प स्वर अनुवादी कहलाएंगे। क्वेश्चन था कि अनुवादी स्वर किसे कहते हैं, तो राग में कोई भी राग जो होता है उसमें वादी तथा संवादी स्वरों को छोड़कर लगने वाले जो अन्य स्वर होंगे उसे हम अनुवादी स्वर कहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि संवादी स्वर किसे कहते हैं, तो राग में लगने वाले सभी स्वर सिर्फ और सिर्फ वादी स्वर को छोड़ करके तो क्या होगा, वो संवादी स्वर होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि राग में लगने वाले सभी स्वर सिर्फ और सिर्फ वादी और संवादी को छोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो अनुवादी कहलाएगा। याद रखिएगा कि राग में जितने भी लगने वाले स्वर होगा वही अनुवादी कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ वादी और संवादी स्वर को छोड़ के। वादी और संवादी स्वर को छोड़ करके जितना भी राग में लगने वाला स्वर होगा उसी को हम लोग अनुवादी स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में भी आप लोग को बता देना, भोपाली में स ए प स्वर अनुवादी कहे जाएंगे। विवादी स्वर क्या होता है, विवादी भी बताना है। तो कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जिनके लगने से राग की शुद्धता नष्ट हो जाती है, ऐसे स्वर को विवादी कहते हैं। विवादी मतलब विवाद, मतलब ऐसा स्वर जो कि कहीं पर लगेगा उससे राग क्या होगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग विवादी स्वर कहते हैं। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सबको देख लीजिएगा। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, आपके एग्जाम होगा 70 नंबर का, होगा ना 70 नंबर का एग्जाम, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इस 70 में 70 को ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। 70 को सबको बनाना कितना है, तो 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, यानी कि 35 नंबर का आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव होगा। वो पीडीएफ आप लोगों को बताया, पीडीएफ कर लीजिएगा तो 35 ऑब्जेक्टिव आपके पक्के हो जाएंगे। वैसे वीडियो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव म्यूजिक का करवा चुके हैं, उस सब अगर आप लोग कर लेते तो उसके अंदर से आएंगे, लेकिन अगर उस सिंपल वे में करना चाहते हैं पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ समझ गया, 25 रुपये तो दाम ही है और सब सब्जेक्ट का मिला, यानी कि सिर्फ एक म्यूजिक का मिल रहा है। तो 35 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे 20, समझ गया। लेकिन 20 में से कोई भी चूज करके आप लोगों को 10 क्वेश्चन बनाना रहेगा और हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, यानी कि 20 नंबर। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के और हर एक क्वेश्चन 20 में से कोई भी 10 बनाना रहेगा, यानी कि 20 नंबर का आपका ये हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी कि 35 और 20 कितना हो गया, तो 55 हो गया। अब कितना बचा आप लोग के लिए, तो 15 नंबर बचा, हो गया ना, 20 नंबर और 35 नंबर। अब बचा 55, ये हो गया 55। 15 नंबर के क्या पूछे जाएंगे, तो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 6 में से चूज करके आपको कोई भी 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, यानी कि 15 नंबर। यानी आपसे कितने हो गए 55, और यहाँ पर हम 15 जोड़ देंगे, 55 और 15 कितने होंगे, 70 नंबर। तो इस तरह से आपसे 70 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं और भी करवाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। उस सब प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग प्लेलिस्ट में चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सो फिर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज से स्टार्ट ही किए, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। और पीडीएफ के बारे में आप लोग को बता दिए कि किस तरह से आपको लेना है, तो आप लोग भी चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।